नमस्कार। आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक राजनेता के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। आपने एक राजनेता के रूप में उनके वक्तव्य उद्बोधन सुने होंगे, लेकिन एक शिक्षाविद के रूप में आज हम उनके उद्बोधन से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सिरोही जिले के शुंगन कॉलेज में छात्रों को वो उद्बोधन दे रहे थे और कहीं से भी वे राजनेता नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि एक शिक्षाविद, एक विचारक के रूप में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आइए सुने उनके विचार। इन विचारों के से ही उन्हें पहचाना जाता है। देखिए, मेरी रुचि है छात्र संघ के चुनाव में, जो कुछ मैं आज इस जगह पर हूँ तो बहुत बड़ी भूमिका है। एक छात्र के रूप में मुझे भी छात्र गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला और मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। मैंने स्कूलिंग अपनी नागपुर से की और फिर सारी एजुकेशन मैंने एमएससी फिजिक्स, एमए साइकोलॉजी, एलएलबी, पीएचडी सब मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय से की। और उदयपुर विश्वविद्यालय में गांव से विश्वविद्यालय में आकर छात्र गतिविधि में भाग लेकर मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का भी अवसर मिला। और छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद मुझे आज भी स्मरण है, जब मैं 1970 में एमएससी फिजिक्स में विद्यार्थी था, मुझे हमारे महाविद्यालय जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। तब हमने आमंत्रित किया इस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल चिपाड़े जी को और तत्कालीन शिक्षा मंत्री शिवचरण जी माथुर को। और आज सतीश जी जब मुझे बुलाया तो मुझे याद हो जाता है कि यदि मुझे उस छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उस समय के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने छात्रों की बात रखने का अवसर नहीं मिलता, तो शायद जिस विश्वास के साथ बाद में मुझे विधानसभा में सदस्य बनने का मौका मिला, वो मैं साहस नहीं कर पाता। इसलिए छात्र संघ एक ट्रेनिंग में, जिस ट्रेनिंग में जिस विद्यार्थी को एक छात्र नेता के रूप में उभरना है, उसमें ये विश्वास डेवलप होना चाहिए कि जिस काम के लिए मुझे चुना गया है, उस समस्याओं को मैं अधिकारियों के सामने आत्मविश्वास के साथ रखूंगी। तो मुझे आज प्रसन्नता है कि सतीश जी ने बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी समस्या का माननीय इसी के सामने भी रखा और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संयम जी के साथ में रुका। ये इस बात का प्रतीक है कि जब किसी को अवसर मिलता है, उस अवसर से अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर सकते। सभी विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ते हैं, सभी छात्र नेता नहीं बनते। कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, कोई और दूसरा काम करता है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को अवसर मिलता है जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से नेता के रूप में उभरते हैं। संयम जी लोढ़ा आज राजस्थान के एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर है, पर उन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रतिपादित किया और प्रफुल्लित किया और उसको मौका मिला एक छात्र नेता के रूप में। और छात्र नेता के रूप में जब उन्होंने अपना प्रतिभा को उन्होंने दिया, तब उनको अवसर मिला एमएलए बनने का। और आज एमएलए के माध्यम से विधानसभा में जो प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग का जगह है छात्र संघ का चुनाव। इसलिए छात्र संघ और कार्यालय, दो चीजों का मुझे बुलाया है। कार्यालय का मतलब सेक्रेटरीट और छात्र संघ का मतलब वो जो यूनियन है, जिसका काम करने की जो जगह है वो कार्यालय है। उस कार्यालय के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया है। तो भाई कार्यालय का जो फंक्शन है, मेरी असेंबली है, मेरी असेंबली का सेक्रेटरीट है, उसके फंक्शन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट से अलग है। जो आपके जिलाधीश महोदय बैठे हुए हैं, उनका सीधा संबंध विधानसभा के सेक्रेटरीट से नहीं है। उनका सीधा संबंध सचिवालय से है, जिसकी प्रमुख हेड चीफ सेक्रेटरी होते हैं और पॉलिटिकल हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब आपके छात्र संघ कार्यालय का जो सेक्रेटरीट है, जिसकी नई बिल्डिंग बनाई है, उसका हेड सतीश है जो आपके अध्यक्ष है, वो है। अब इस कार्यालय के माध्यम से आप किस तरह से छात्र समस्याओं को अपने प्रचार प्रचार के सामने, सरकार के सामने रखें, वो कार्यालय की एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। तो बिल्डिंग तो अच्छी बन गई, बिल्डिंग के लिए मुबारकबाद, पर सेक्रेटरीट अच्छा बनना चाहिए छात्र संघ का। छात्र संघ का सेक्रेटरीट बनना बहुत कठिन काम है।
चुनाव होता है ये बात कर लेते थे कि मुझे कोई पूछे तो छात्र संघ के कार्यालय में अभी से आप एक स्टैंडर्ड फिक्स करें। आपके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, आपके स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, आपके यहाँ और छात्र समस्याओं के बारे में डायलॉग करने का अवसर मिलता है। तो एक आइडियल सेक्रेटरीट कैसे काम करे उसके संबंध में भी छात्र संघ के चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई काम करने का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्र संघ कार्यालय का मतलब टेबल कुर्सी ये नहीं है। छात्र संघ कार्यालय का मतलब कार्यालय के काम करने के जो तरीके हैं उन तरीकों को भी हम नए ढंग से छात्रों के सामने रखें और सरकार के सामने रखें और कार्यालय के माध्यम से चीजों को उठाएं, तो आपका सेक्रेटरीट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो आज के टाइम में सेक्रेटरीट तो है, नाम है उसका कार्यालय है, पर छात्र संघ कार्यालय की भूमिका अध्यक्ष की कुर्सी, पदाधिकारी की कुर्सी और वहां पर बैठकर अपनी मीटिंग कर लेना, उसके बाद ताला लगा देना। मैं समझता हूँ कि ये समय आ गया है कि कार्यालय की भूमिका के संबंध में भी छात्र संघ के पदाधिकारियों को चर्चा करनी चाहिए। आप मुझे पूछोगे कि आप बात क्यों कह रहे हैं, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ इस देश में हमने प्रजातंत्र को अपनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काम कैसे होता है उसकी ट्रेनिंग हम नहीं देते। मुझे नहीं पता कि आपको जानकारी है हम क्यों वार्ड पद का चुनाव करते हैं, क्यों सरपंच का चुनाव करते हैं, क्यों पंचायत समिति सदस्य का चुनाव करते हैं, क्यों जिला परिषद का सदस्य का चुनाव करते हैं, क्यों हम एमएलए का चुनाव करते हैं, क्यों हम एमपी का चुनाव करते हैं। क्या हमने लोगों को एजुकेट किया है कि किसका फंक्शन क्या है? ओवरऑल फंक्शन है, सड़क ठीक नहीं है, नाली ठीक नहीं है तो भी एमएलए के पास दरखास्त है, नहीं है तो एमपी साहब के पास दरखास्त है। तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई, शेड्यूल आइडेंटिफाई कर रखा है कि कौन से सब्जेक्ट सेंट्रल लीड करेगा। कोई स्टेट का एमएलए संयम लोढ़ा जी या मैं, जो सेंट्रल के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स कैसे होगी, फॉरेन की पॉलिसी कैसे होगी, डिफेंस की पॉलिसी कैसे होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमने लोगों को समझाया नहीं कि सांसद का क्या है। हमने उसमें ये नहीं बताया कि शेड्यूल लिखा हुआ है स्टेट के सब्जेक्ट्स क्या है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, इरिगेशन है। ये काम स्टेट के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो ये काम करेंगे। हमने ट्रेनिंग उसको दी, हमने ये ट्रेनिंग दी नहीं कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि है उनको किस तरह से डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस होता है। भारत सरकार का पैसा जो कलेक्ट होता है उस पैसे का कुछ हिस्सा स्टेट को मिलता है। स्टेट की फाइनेंस कमेटी, हर पंचायत की फाइनेंस के लिए लोकल लेवल के फाइनेंस कमेटी बनती है। जैसे कि प्रद्युमन सिंह जी बने हुए कमेटी के चेयरमैन, हर फाइनेंस कमीशन के बाद एक कमेटी बनती है, वो स्टेट के फंड को डिवॉल्व करती है पंचायत को। पंचायत के 19 संसाधनों के अंतर्गत पंचायत काम कर सकती है। आज व्यक्तिगत लाभ की योजना का चयन सरपंच और एमएलए से ज्यादा प्रभाव करते वार्ड पंच कर सकता है, क्योंकि वार्ड सबसे छोटी यूनिट है। उस वार्ड के आदमी को मालूम है कि मेरे वार्ड में कौन आदमी है जिसके पास मकान नहीं है, कौन आदमी है जिसको बूढ़ा हो गया उसको पेंशन देने की व्यवस्था करनी है, कौन आदमी जिसके घर में कोई फैमिली में तो उनकी मदद करने का काम करना है। व्यक्तिगत लाभ की चयन करने का काम सबसे चुना हुआ इफेक्टिव प्रतिनिधि है, वो एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, वो वार्ड पंच। पर हमने उसको एजुकेट नहीं किया तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा चयन करते हैं किस आदमी का नाम फूड सिक्योरिटी के अंदर होना चाहिए। अब भारत सरकार और से कम आपको मालूम है कि जिन लोगों का नेशनल फूड सिक्योरिटी में नाम है उनको 100% मुफ्त 30 किलो गेहूं उनको दे रही है। गाँव वाले को मालूम नहीं है, वो जो डीलर है वो आज 10 किलो देकर 20 किलो बाजार में बेच रहा है। ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी यदि हम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आप जिनको न केवल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, आपको नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार भी है। 18 साल का आदमी वोट देता है तो 18 साल का आदमी वेल इन्फॉर्म होकर वोट दे और 18 साल का आदमी बिना पढ़ा लिखा वोट दे। उनके वोट में तो कोई अंतर आना चाहिए। उनका प्रतिनिधि कौन बनेगा, कैसा बनना चाहिए? क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये निर्णय किया हमने कि पार्टियां विचारधारा के आधार पर, पॉलिसी के आधार पर जनता के बीच में जाएगी और वोट मांगेगी और पॉलिसी बनाकर, नीति बनाकर देश
को आगे बढ़ाने का काम किया। हम पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में लोगों को एजुकेट करें। तो ये जो चुनाव करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम चुनाव तो करना है और चुनाव कराने के बाद जो एजुकेट करना है उस एजुकेट करने की जिम्मेदारी न केवल छात्र संघ कर रहे हैं, न पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और इस देश में डेमोक्रेसी कर रही है। ये डेमोक्रेसी आगे जाने वाले समय में जो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी उसको इस पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। इतने आपको मालूम है कि आज कंट्री में जो एवरेज एज ऑफ कंट्री की पॉपुलेशन की है वो 28 ईयर, 28 साल एवरेज एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन के ऊपर मेन पावर की आवश्यकता है वो केवल इंडिया से बात कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर एजिंग हो गई है, उनकी एज ज़्यादा हो गई है। पर हम एजुकेशन कैसे दे रहे हैं? क्या हम ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जिससे जो हमारा नौजवान पीढ़ी का आदमी जो हमारी कॉलेज की एजुकेशन कर रहा है, दूसरी एजुकेशन ले रहा है, जिसको आज अवसर है दुनिया में वो दूसरी जगह जाकर काम करने का, उस अवसर का लाभ लेने के लिए हम उसकी रेलेवेंट एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अब रेलेवेंट एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो ये कौन आदमी को सुन रहा है जो इस प्रोसेस के अंदर वो कर रहा है? आप में से कितने आदमी को मालूम है कि 2 साल कोरोना के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी? ऑनलाइन एजुकेशन में जिसके माँ बाप पढ़े लिखे थे वो बच्चे को गाइड कर रहे थे, जो टीचर उसको पढ़ा रहा था उसके समझ में, और जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे वो ऑनलाइन से बच्चे की समस्या का समाधान कैसे कर रहा था? क्या वो माँ बाप को मालूम था बच्चा क्या पढ़ रहा है? क्या बच्चे की जो समस्या है उसको कॉलेज में जब 2 साल बाद पढ़ने जा रहा है उसके चीज पर जो गेप हो गया एजुकेशन का उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या हमारे अध्यापक भी बैठे हुए, प्राध्यापक बैठे हुए, क्या हमने कोई ऐसा ओरिएंटेशन कोर्स किया है जिससे एक क्लास में 2 तरह के बच्चे बैठे हुए उनकी एक तरह की एजुकेशन लेवल लाकर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेकर आगे बढ़ सके? ज्यादा संभावना ये है जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है वो जैसे जैसे डिग्री भी कर लेगा पर उसको मौका मिलेगा एग्जाम देने का तो डिप्राइव हो जाएगा, पीछे हो जाएगा बनिस्पत उस बच्चे के जिससे माँ बाप पढ़े लिखे। ये समस्या का चर्चा कौन करे? छात्र संघ को भी करना चाहिए, छात्र संघ को चुनाव करने के बाद बातें करनी चाहिए। तो ये कॉलेज और विश्वविद्यालय विचारों की डिस्कशन करने की जगह है। विचार कैसे करें हम? क्या हमें मालूम है कि आने वाले जमाने में पूरी गवर्नेंस आईटी बेस्ड होगी? कंप्लेन लिखानी है, ये कोई काम करना है तो पूरा का पूरा ही गवर्नेंस आईटी के माध्यम से। कितने आदमी को मालूम है कि मोबाइल में सारी ज्ञान की चीजें हैं, इस मोबाइल में सारे अज्ञान की चीजें हैं। अब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे रात को मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है उसके बारे में माँ बाप को मालूम नहीं है। वो बच्चा जिस चीज को कंटेंट को देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम कर रहा है उसकी जो समस्या है उसका निदान कौन करेगा? और इस मोबाइल में सारी एजुकेशन है, दुनिया की सारी खबर है, ई बुक, एवरीथिंग यू वांट यू कैन हैव इंफॉर्मेशन इन मोबाइल। आपको एक टिकट को करना है, आप दुनिया में क्या चीजें हो रही है, एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम मोबाइल। जिसको जानकारी उसका लाभ ले रहा है, जिसको जानकारी उसका लाभ ले रहा है। और हमारे कॉलेज और किसी करिकुलम में इन चीजों का कोई संबंध नहीं। हाँ कोई पुराना हमारा करिकुलम बना रहता है, करिकुलम को पास करवा रहे हैं, उस करिकुलम को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भैया हम चुनाव क्यों करवा रहे हैं? काय को हम स्टेट गवर्नमेंट बनाए, काय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए? यदि सरकार चुनी हुई इन समस्याओं के बारे में चर्चा करके नीति नहीं बनाती है इन समस्या का निदान कौन करेगा? फिर हम एक अलग तरह की दुनियादारी करते हैं। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और हमने लोगों को विश्वास पैदा किया कि ये प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करके आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। 1952 से लगाकर आज तक का कहने के लिए यदि पार्लियामेंट और असेंबली ये प्लेटफॉर्म ग्रीवेंसेस वेंटिलेट करके समस्याओं का निदान करने के प्लेटफॉर्म होते हैं तो जेपी मूवमेंट होता, तो वो हत्या के लिए मूवमेंट होता, क्योंकि किसानों का मूवमेंट होता। इसका मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समस्याओं का निदान होना चाहिए, उस समस्या का जब निदान नहीं होता है तब इनसे बाहर समाज में व्यवस्थाएं को प्रश्न खड़े किए जाते हैं और सब लोगों के सामने ये सब समस्या हो जाती है कि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रेलेवेंट है। यदि हमारा देश का अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी एक सिंपल फिगर रीट का एग्जामिनेशन हुआ, 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 16 लाख, इसका 16 लाख बच्चे पढ़े लिखे और जगह थी 65,000। तो वो अबाउट 15 लाख, ये 15 लाख बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है?
इसका मतलब हम जो मैनुअल जो हमें जो उसकी एजुकेशन के बाद स्किल एनहांस करके जो एजुकेशन लेनी है, जिस एजुकेशन को स्किल एनहांस करने के बाद दुनिया में कहीं भी जाकर नौकरी कर सके, उसको हम एक्सपोज नहीं कर रहे। तो ये जो पॉपुलेशन जो 28 साल की एवरेज एज है, वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जब संख्या बढ़ती जाएगी तो डेमोक्रेसी के सामने विषमताएं खड़ी हो जाएगी। जब विषमताएं खड़ी हो जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो सारी सरकार की जो संसाधन है उसका उपयोग किस पर होगा, कानून व्यवस्था सुधारने की। इन प्रश्नों पर चर्चा कौन करेगा? इन प्रश्नों पर चर्चा करने का माध्यम जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको 18 साल का वोट का राइट दिया है, उनको भी मैं ये नहीं कहता कि क्लासे अब हमारे करिकुलम उसको नहीं पढ़े। अभी तो इससे आप कह रहे हैं कि रेगुलर बच्चे को आना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई रेगुलर बच्चे क्यों नहीं आता? वो उनको मालूम है बिना टीचर के पढ़े कोई मैं यदि पास हो सकता हूँ तो वो क्लास में क्या करूँ? किसकी क्लास ठीक हो रही है? अंग्रेजी क्लास ठीक हो रही है, मैथमेटिक्स की क्लास ठीक हो रही है, पर हिस्ट्री में अटेंडेंस नहीं हो रही है, हिंदी में अटेंडेंस नहीं हो रही है। तो बच्चों को मालूम है कि जो एग्जाम है उसमें पढ़ने का सीधा तरीका है, हर यूनिट का क्वेश्चन आएगा, किसी को कैसे करना है, तुम्हारा इमीडिएट एम है किसी कोर्स करके मैं जो अपना पास करूँ। और फिर सारी करिकुलम के बाद एवरी जॉब जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर आपकी ये डिग्री का मतलब क्या, बीएससी डिग्री का मतलब क्या? जिस डिग्री को हम रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं उसी को हम डिसोन कर रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। 1960 तक जो बीए एमए कर रहा था, एमए किसने ज्योग्राफी में की, फर्स्ट क्लास है तो डायरेक्ट को एलो लेक्चर पढ़ रहा था, आरपीसी कर को बाहर हो रहा। अब तो नेट करो, स्लेट करो, सब कुछ करो, तब भी इंतजार करो कि आप गवर्नमेंट होगा नहीं होगा। ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के संबंध में छात्र संघ में चर्चा 1 महीने में 1 बार होनी चाहिए, रोज होने के लिए नहीं। पर ये चर्चा ही नहीं करे, छात्र संघ का चुनाव कराए, तो फिर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम जिन नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कल की डेट में एक नागरिक के रूप में जिसको वोट देने का अधिकार है, जिस वोट के आधार पर सरकारें बदलती है, यदि उस सरकारों को बदलने में हमारी भूमिका इग्नोरेंस की है, समस्याओं के समाधान करने की नहीं है, तो फिर गवर्नेंस के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास किया जाना चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, और मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं भी एक 3rd ग्रेड टीचर का बच्चा हूँ, मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला। मेरे फादर भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजते, मैं तो आया कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गया उदयपुर, नाताल में कॉलेज था, पर मेरे टीचर ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें बाहर जाके पढ़ना चाहिए, एक्सपोजर होगा ज़्यादा तो तुम बहुत चीज़ें सीखोगे। यदि मैं नाताल में भी पढ़ता अपनी डिग्री करने के लिए तो शायद मेरा इतना एक्सपोजर नहीं होता जितना मैं फर्स्ट ईयर करने के लिए उपयोग कर। आपको यदि बाहर जाने का अवसर नहीं मिले, डिफरेंट सिचुएशन में आपको समझने का काम नहीं पड़े, तो आपका भी एक्सपीरियंस है वो लेस एक्सपीरियंस होगा बनिस्बत की उस बच्चे के जो बाहर में अलग अलग जगह पर जाकर पढ़ने का अवसर मिले। ये सब चीज़ें नई पीढ़ी के लोगों के बीच में चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए मैं सही जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात को कहने को। भैया भी तो राधा कृष्ण की व्याख्या करनी तो मैं तो राधा की नहीं कर सकता, नहीं कृष्ण की व्याख्या, पर मैं जो हो रहा है उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। आने वाले समय में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। अब कितने बच्चों को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्ञान देना चाहिए। जब IT की एजुकेशन प्रारंभ हुई तो 1980s में एजुकेशन शुरू हो गई थी, जब साउथ के अंदर कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु के अंतर्गत जब 80 हज़ार लड़के IT करके BE निकल रहे थे, तब नाथद्वारा में राजस्थान में सैकड़ों लड़कों को IT की जानकारी। आज यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में राजस्थान का नहीं सोचेगा तो जैसे IT में पिछड़ गया, सिलिकॉन वैली में 90% बच्चे वो है साउथ इंडिया के, बिकॉज उस समय हमारे बच्चे को IT की एजुकेशन करने का अवसर नहीं मिला। और यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज पढ़ाई नहीं होती तो फिर राजस्थान का बच्चा फिर अगले 10 साल पिछड़ जाएगा। तो ये जो सामाजिक जानकारी है उस जानकारी को सरकार के सामने, क्योंकि आप वोट देते हैं, आप वोट देने का अधिकार है, आपका कोई एजेंडा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा तो वोट इज योर एजेंडा, किस एजेंडा के आधार पर गवर्नेंस करनी चाहिए,
क्या एजुकेशन में आमूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या क्लीन सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता है? हम ऐसी शिक्षा पद्धति बनाए जिस शिक्षा पद्धति से एजुकेशन भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और हाथ का काम करने वाला आदमी भी आगे बढ़े। इस देश में जैसे आप कह रहे थे, हाथ का काम करने वाला आदमी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं। बीए प्लम्बर, एक की मोबाइल को ठीक करने वाला आदमी, एक टीवी को ठीक करने वाला, एक मोटरसाइकिल को ठीक करने वाला, एक कार को ठीक करने वाला, उसका कोई बीई नहीं कर रखा है, कोई बीई नहीं कर रखा है। बाई जस्ट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर उसके मास्टर ट्रेनर ने उसको ट्रेन किया, इसलिए वो ट्रेन हो गया। मोबाइल पहले गाड़ी थी, मारुति नहीं थी, पहले एमएस में गाड़ी थी, तब भी एक अनपढ़ आदमी उस गाड़ी को ठीक कर रहा था। और आज 50 लाख की गाड़ी आ रही है, उसको ठीक करने वाला आदमी वही है, उसने कोई बीई की डिग्री नहीं की, जस्ट बाई एक्सपीरियंस। तो हमारे देश में ये जो चीजें हो गई उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके संबंध में भी छात्र संघ में महीने में एक बार उनकी चर्चा की जानी चाहिए कि आप विद्यार्थी के साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं, आपको वोट देने का अधिकार भी है, इसलिए आपका आइडियल वोट सिटीजन का आपका जो रोल है उसकी सोसाइटी में आइडेंटिफाई करेगी तो दी क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सबका बदलेगा। बिना राजनीतिक विचारधारा के सत्ता में आना देश के हित में, विचारधारा कोई भी हो पर विचारधारा अल्टरनेट विचारधारा होती है। इनके काम करने का तरीका ये एक दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं, पर लार्जर गोल है देश को आगे बढ़ने, पर ये विचारधारा नहीं है। बिना विचारधारा के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्ट करेंगे तो गवर्नेंस की जो क्वालिटी ऊपर होगी और जो हमारी समस्या उसका निराकरण प्रभावशाली ढंग से नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि छात्र संघ की भूमिका, छात्र संघ के चुने हुए प्रतिनिधि की भूमिका, उसमें भी क्वालिटी उनको होना चाहिए। और जिस कार्यालय का छात्र संघ का उद्घाटन तो हमसे करवाते हैं, शपथ तो हमसे दिलवाते हैं, अपने संयम लोड़ा कार्यालय का फील्ड पूरा करने के लिए लाए हैं। जितने लोगों को काट दिया और सब कुछ बैठा दिया, मेरा काम खत्म, मेरा काम अब शुरू होगा। ये कार्यालय जो आइडियल कार्यालय है वो एक आइडियल कार्यालय बने जिससे हम कह सके कि जो हमारा सिटीजन का जो कॉलेज है उसके चुने हुए प्रतिनिधि जिस सेक्रेटरीट में बैठते हैं, इन सेक्रेटरीट में भविष्य की चिंता भी करते हैं और भविष्य की चिंता करके उसके संबंध में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं कि जो कि मतदाता के रूप में कल वो अपने वोट के माध्यम से देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो शहीद लोड़ा जी की जो रुचि है नौजवानों के बीच में इंटरेक्ट करने का, उनके साथ बराबर लाइव कॉन्टेक्ट है, इनका अनुभव शिवगंज कॉलेज के लिए आइडियल बनेगा। और हम कह सकेंगे कि यहाँ छात्र संघ के चुनाव हुए प्रतिनिधि एक अच्छे अवसर मिलेंगे तो नेता भी बनेंगे और कार्यालय में काम करके जो कार्यालय की भूमिका है, किसी भी चीफ मिनिस्टर का कार्यालय इफेक्टिव हो, उसकी एफिशिएंसी हो तो उसमें स्टेट को बहुत फायदा होता है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय इफेक्ट हो, देश की नीति में ठीक ढंग से काम होता है। इसलिए गवर्नेंस में कार्यालय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आशा करता हूँ कि जिस छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया संयम लोड़ा जी ने, ये उत्तरदायी संयम लोड़ा जी का भी है कि मेरे से उद्घाटन करने के बाद रुचि लेकर इस कार्यालय की जो काम करने की प्रणाली है उसमें इन चीजों को जुड़े, जिससे इस विद्यालय का चुना हुआ छात्र प्रतिनिधि जब भी अवसर मिले अच्छा नागरिक बने, अच्छा व्यापारी बने, अच्छा ब्यूरोक्रेट बने, अच्छा नेता बने और समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ